हेलो दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। ये एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 7 तारीख 5वां महीना 2026 से। ओके, तो सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप भी आ चुका है, ये आप देख सकते हैं नीचे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था, मतलब एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हुआ था 2025 में भी, तो उसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे कराऊंगा। मतलब जो 2025 में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हुआ था, इसका यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। ओके, तो आज यहाँ पे हम करने वाले हैं 7 तारीख 8वां महीना 2025 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ सेटअप मैं करके रखा हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये सेटअप है, ये बोर्ड है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 तारीख 8वां महीना 2025 को, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट शिफ्ट का। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करूँगा इस बोर्ड पर। ओके, और क्वेश्चन देखने के लिए मेरे पास आगे लैपटॉप है, तो वहाँ से मैं क्वेश्चन देख लूँगा और यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करूँगा। ओके, और ये मेरे पास एक फ़ोन कनेक्ट करने के लिए, मतलब अटैच करने के लिए मेरे पास एक होल्डर है, ये आप देख सकते हैं। और ये माइक रखने के लिए मेरे पास एक वो है, स्टैंड है। और ये मेरे पास एक माइक है। ओके, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का माइक है। और बस यही है सेटअप। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। किसी व्यक्ति को 1 रुपये में 6 रबर बैंड बेचने पर 40% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने रबर बैंड बेचने होंगे? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखो, यहाँ पे हम एक सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला होगा, जब कोई खरीद रहा है या फिर बेच रहा है उसका यहाँ पे लिखेंगे, ये प्राइस हो गया और ये क्वांटिटी हो गया। ये बराबर करेंगे दूसरे में जब बेचेगा या प्रॉफिट होगा उसका, तो ये हो जाएगा P इंटू क्यू। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरू में क्वेश्चन में बोला है 6 रबर बैंड बेचने पर 40% की हानि होती है। तो P यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी Q यहाँ पे 6 लिखेंगे। Q मतलब क्वांटिटी, तो क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया 6 और 40% की हानि होती है। तो 40% की हानि हो रही है, मतलब बेच कितना रहा है, 60 में बेच रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा ये वाला पहला का बराबर P। हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइस। तो क्वेश्चन में बोला है 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने रबर बैंड बेचने होंगे। तो P हमें निकालना है, सॉरी P नहीं निकालना है, हाँ P नहीं निकालना है, हमें Q निकालना है कि कितना क्वांटिटी हमें मतलब आएगा, कितना क्वांटिटी उसको बेचना पड़ेगा 20% लाभ अर्जित करने के लिए। तो यहाँ पे P कितना है, P यहाँ पे बोल रहा है 20% लाभ, तो P हो जाएगा यहाँ पे 120 गुना Q हमें निकालना है। तो ये Q वैसे ही रहने देंगे, तो इसके बाद हम इसको काट लेंगे। तो ये 0 से 0, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 2 एक कम 2 तिया, तो ये आ चुका है यहाँ पे 3 और बराबर Q। तो क्वांटिटी आ चुका है 3, मतलब 3 उसको रबर बेचना पड़ेगा 1 रुपये में, जिससे उसको 20% का लाभ हो। तो कौन सा है ऑप्शन, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 303 और 311 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है 303 और 311 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, ये दोनों को मिला के बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फटाफट लिख लेते हैं नंबर 303 और 311 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो सकती है। तो देखो, जिसके यूनिट डिजिट में 2 और 4 आ रहा है, मतलब सम संख्या आ रहा है, उसको तो आप इग्नोर कर दो, और 5 आ रहा है उसको भी इग्नोर कर दो, क्योंकि वो संख्या डिविजिबल होगा। हमें ऐसा संख्या देखना है कि किसी से डिविजिबल ना हो। तो 303 को तो आप इग्नोर कर ही लो, फिर भी चलो 303 ये हो जाएगा। 303 4 जाएगा, यूनिट डिजिट आप ध्यान देना। ठीक है, 303 304 305 भी चले जाएगा भाग, 306 भी जाएगा, 307 ये चेक करेंगे हम, 308 चले जाएगा, 309 भी चले जाएगा, 10 हो गया, 11 311 ये आ चुका है ना। इसके बीच में जो भी जाएगा भाग जा रहा है किसी न किसी से। तो ये 2 संख्या मुझे अभी लग रहा है कि भाग नहीं जाएगा किसी से। ठीक है, तो ऑप्शन में भी आप देख सकते हो 2 संख्या तो होगा ही होगा, है ना, बाकी संख्या तो भाग जा रहा है। फिर भी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए पूरा नंबर ही लिख लेता हूँ। तो 303 304 305 306 307 308 309 310 311, तो ये संख्या है ये दोनों के बीच में। और मतलब ये इससे भी लेना है, 303 को भी लेना है और 311 भी लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सहित, है ना, दोनों संख्या सहित हमें बताना है। तो 303 ये तो 3 से जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसका सम करेंगे तो इसका सम जो भी आएगा, अगर वो 3 से जा रहा है तो ये संख्या भी 3 से जाएगा, तो ये 3 नहीं होगा, मतलब ये 303 नहीं होगा, 304 भी नहीं होगा, क्योंकि जिसका भी यूनिट डिजिट सम होगा तो वो तो डिविजिबल 2 से ही हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 5 से तो ये 305 मतलब 5 से भाग चले जाएगा, ये भी नहीं होगा, 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 ये और ये हो सकता है ना, 307 और 311। बट जब मैं ऑप्शन में देख रहा हूँ तो कम से कम 2 है, बट यहाँ भी 2 आ ही रहा है ना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो यही 2 संख्या है जो 307 और 311 जो अभाज्य संख्या है।
तो ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। मतलब ये जो चार ऑप्शन है हमें बताना है वो कौन सी संख्या है जो 24 से भाग जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ये एक नंबर है, हमें बताना है 24 से भाग जाएगा यानी। तो इसका आप गुणनखंड कर लो। ओके, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इसका गुणनखंड करोगे तो 3 गुना 8 आ रहा है ना। तो 3 अट्ठे 24। तो जो भी संख्या होगा 3 से भी भाग जाएगा और 8 से भी जाएगा। तो वो अगर मतलब दोनों से भाग जा रहा है तो वो संख्या 24 से भाग जाएगा। तो आप देख सकते हैं 6 8 3 0 9 0 4, क्या ये जा रहा है क्या 3 से? 3 से डिविजिबिलिटी का क्या है रूल? जो सभी संख्या है उसको अगर मतलब जो भी डिजिट है 3 से अगर वो जा रहा है तो वो संख्या भी 3 से जाएगा। या फिर सभी का जोड़ लो, तो अगर वो जोड़ के आने पर अगर 3 से भाग जा रहा है तो ये संख्या भी 3 से भाग जाएगा। तो सबसे पहले 3 का चेक करेंगे तो 9 ये चले जाएगा। जैसे देखो एक जो पहला ऑप्शन है मैं आपको एक ठो करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को आपको समझाना भी है। तो जैसा ये नंबर है हमें पता करना है 3 से भाग जाएगा या नहीं। तो सबसे सिंपल तरीका, जो 3 से जो जा रहा है नंबर उसको काट लो। ये चले जाएगा 3 से, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। अब बचा ये, अब इसको जोड़ लो 8 और 4, 8 4 12 आया है ना। 8 4 12 आया, तो 12 भी 3 से भाग जाता है। तो 12, ये 8 और 4 भी काट लो। अब कुछ और बचा है क्या? कुछ नहीं बचा है। मतलब ये जो संख्या है 3 से भाग जा रहा है। ठीक है, अब 8 से हम चेक करेंगे। 8 से चेक करने का क्या है रूल? लास्ट का जो 3 डिजिट है उसको चेक करेंगे, 904। इसको अगर 8 से भाग देंगे तो 8 से अगर भाग चले गया तो ये संख्या भी 8 से भाग जाएगा। तो उसको भाग देते हैं, 8 एकम 8, एक बचा ये 0, 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16 नहीं, 8 एकम 8, ये 2 बचा, हासिल 4, जो हाथ वो 4 उतार ले लिए, तो 8 दिया 24। तो ये भी जा रहा है ना, 904 8 से जा रहा है। तो ये संख्या 8 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है। तो यही होगा हमारा राइट आंसर। मतलब ये 24 से भाग जाएगा, तो ऑप्शन 1 ही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। राम एक दुकान पर गया और देखा कि एक पंखे का अंकित मूल्य 3600 है। यदि फुटकर विक्रेता ने पंखा 2800 में खरीदा तो व्यापार छूट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो दिया उसको लिख लेंगे। सबसे पहले अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस दे दिया है, ये दिया है 3600। उसके बाद दिया है यदि फुटकर विक्रेता ने पंखा 2800 में खरीदा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे दिया है। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य ये दे दिया है 2800। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं सिंपली। तो आप यहाँ पे रेशियो भी ले सकते हो। ओके, तो मतलब यहाँ रेशियो से 2 जीरो से 2 कट 0 कट जाएगा। और किससे जा सकता है? 9 से तो नहीं जाएगा, 7 6 से जाएगा, नहीं चलो 2 से ही काट लेते हैं। नहीं ये 4 से भी तो जा रहा है, 4 नियम 36, 4 सत्ते 28, तो 9 और 7 का ये आ चुका है MP और SP का रेशियो। उसके बाद हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो देखो डिस्काउंट परसेंट आप देख सकते हो, 9 मार्क प्राइस था, अब 7 का बेच रहा है, तो कितना का डिस्काउंट दे दिया? 2 रुपये का डिस्काउंट उसको मिल गया। और हमें परसेंट में निकालना है, तो नीचे 9 लिखेंगे और ऊपर 100। ठीक है, इसी तरीके से हम डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट कितना रुपया का मिल रहा है और नीचे हम मार्क प्राइस लिखेंगे और परसेंट में निकालना है, तो नीचे यहाँ पे गुणा 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 200/9। अब हम इसको गुणा कर लेंगे, सॉरी भाग कर लेंगे। तो ये 9 दूनी 18, 2 बचा, फिर से 2 और 0 हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर से 9 दूनी 18, दशमलव ये आ रहा है 22 के आसपास कुछ। ओके, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं तीसरा ही ऑप्शन दिख रहा है जो 22 से स्टार्ट हो रहा है। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। पाइप ए इसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 25 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। यदि वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाए तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखो ये क्वेश्चन है नल और टंकी का। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है नल और टंकी का, तो अभी अभी जो मैं बोलूँगा सिर्फ आप देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा ध्यान से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बोला है पाइप ए, तो ये एक पाइप है। पाइप ए बोल रहा है 16 घंटे में भर सकता है, तो ये 16 घंटे में भर सकता है। ओके, यहाँ पे मैं 16 लिख रहा हूँ, इसका मतलब घंटा है, 16 घंटा। बी, पाइप बी उसी टैंक को 25 घंटे में भर सकता है, ये 25 घंटे में भर सकता है। पाइप सी हो गया और पाइप सी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, तो ये 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो ये जो पाइप ए है, कोई टंकी है, मान लो कहीं पे कोई टंकी है, वहाँ पे पाइप है ना, आप एज्यूम करो कहीं पे टंकी है और 3 नल है। तो नल ए मतलब पाइप ए, कहीं कहीं पे नल भी लिखा रहता है और कहीं कहीं पाइप, तो यहाँ पे पाइप बोला है। तो ए पाइप है वो 16 घंटा में भर लेगा वो टंकी को, और पाइप बी है वो 25 घंटा में भरेगा, और पाइप सी 12 घंटा में भर लेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए जब भी इस तरीके से हो हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कैसे ले लेंगे? देखो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, सबसे बड़ी संख्या है इसका पहाड़ा पढ़ो, और जो भी संख्या आएगा है ना वो तीनों से अगर कट रहा है तो वही एलसीएम हो जाएगा। तो 25 दूनी 50, 50 75 100, 100 125, 150, 150,
175, 200, 200 भी नहीं जाएगा। एक काम करते हैं, पहाड़ा से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका सिंपल हम करेंगे 16, 4 गुना 4, 5 गुना 5, 4 तिया 12, है ना। इस तरीके से गुणनखंड करेंगे तीनों का। तो सभी में जो कॉमन आ रहा है उसको हम यहाँ पे काट के लिखते जाएंगे, 4, 5। उसके बाद यहाँ पे जो जो बचा आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये 5 बचा, यहाँ पे 3 बचा। अब हम इसको गुणा कर लेंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो ये आ चुका है 20, ये आ चुका है 20 और ये आ चुका है 3। तो 20 20 ये हो जाएगा 400 गुना 3, तो ये 0 0 3 चौक 12, तो 1200 आ चुका है हमारा एलसीएम। तो ये हो जाएगा एलसीएम 1200। ठीक है, ये 1200 अभी क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ इसको मिटा के। तो देखो दोस्तों, ये जो 1200 है ये एलसीएम निकाले हम तो 1200 आया। बट ये 1200 क्या है? ये 1200 टंकी का कैपेसिटी है। मैं भी आपको बताया कि यहाँ पे एक टंकी है मान लो, है ना। टंकी में ये पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी पानी भर रहा है, तो टोटल कैपेसिटी 1200 आ गया। तो टंकी का टोटल कैपेसिटी आ चुका है 1200। अब ये 1200 को 16 से भाग देंगे, है ना। 1200 को 16 से भाग देंगे तो ए का एफिशिएंसी आ जाएगा, मतलब रेट आ जाएगा। तो चलो इसको भाग कर लेते हैं। तो 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 8 बचा, 16 पंचे 80। वैसे ही 25 से 25 चौक 100, 20 25 अट्ठे, वैसे ही 12 से 12 एक कम और ये 0 0। तो ये आ चुका है पाइप ए का, पाइप बी का, पाइप सी का रेट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि वे सभी साथ साथ चालू कर दिया जाए तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये जो टोटल टैंकी का कैपेसिटी है 1200, अगर तीनों एक साथ पाइप खोल दे तो कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। सॉरी, ये 1200 था। 1200 को पूरा तीनों पाइप एक साथ भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो, जब भी इस तरीके से हो, रेट को हम जोड़ के, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है तीनों एक साथ करता है, मतलब चालू करता है, तो तीनों एक साथ बोल दिया तो तीनों का रेट को जोड़ लेंगे। तो ये आएगा 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 4 11 1 12 का 2 हासिल 1 1 1 2। तो ये आ चुका है 223। ओके, तो 1200 को 223 से भाग करेंगे तो जो भी आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ये कितनी बार में जा सकता है, 223 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 1000 आ जाएगा, और 23 पंचे 115। तो हाँ, ये 5 से जाएगा। तो 23 पंचे, है ना, 23 पंचे, एक काम करते 223 गुना 5 कर लेंगे तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11 का 1 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 1115 आ चुका है। तो आप देख सकते हैं 1200 से कम ही है ये, तो ये 5 से स्टार्ट होगा। बट आप ऑप्शन देख सकते हैं, यही एक ऑप्शन है जो 5 से स्टार्ट हो रहा है ना, 5 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद 115। तो एक काम करते हैं, मैं आपको पूरा कर ही के दिखा देता हूँ। 1200 को अब 1115 से माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये 85 आ चुका है। अब 85 को भाग देंगे 223 से। तो इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन में पूरा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखो, यहाँ पे समय इसलिए लिया ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। ओके, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आप मात्र 1 मिनट में कर सकते हो। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए मैं इतना अभी समय लिया हूँ। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 8624 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। और यहाँ पे पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करने के लिए बोला है। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लंबवृत्तीय बेलन, तो ये एक बेलन है। ऐसे ही मैं आपको विजुलाइज करने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, चित्र बना रहा हूँ। तो ये एक सिलेंडर है, मतलब बेलन है। बेलन का यहाँ पे रेडियस दे दिया है और ये हाइट। ओके, ये हाइट हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है बेलन का आयतन, मतलब वॉल्यूम दे दिया है 8624 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे बोला है बेलन की त्रिज्या जो है ऊंचाई बराबर है, मतलब बेलन की त्रिज्या बराबर हाइट। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है तो हमें हाइट निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, और ये दे दिया है वॉल्यूम कितना है 8624 बराबर पाई को हम लिख लेंगे 22/7, और रेडियस हो जाएगा आर का स्क्वायर इंटू ये एच, आर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आर बराबर एच है, तो ये आर रख लेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको गुणा करो। तो दोस्तों, आपको सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा इसका बिना कैलकुलेशन करने का। तो देखो, जब आप इसको आर क्यूब ये हो जाएगा, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 8624 आएगा, और 22 नीचे आ जाएगा, और ऊपर में क्या आएगा, ये 7 इधर गुणा में आ जाएगा। तो जो भी अब आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा, है ना। रेडियस अगर, अच्छा निकालना क्या था, हाइट, तो जो भी रेडियस आएगा 7 का मल्टीपल ही होगा।
तो अगर 7 का मल्टीपल रेडियस आ रहा है तो हाइट भी 7 के आसपास ही आएगा, मतलब 7 का मल्टीपल वो भी आएगा। तो ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन 3 ही दिख रहा है जो 7 का मल्टीपल है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है पूरा कैलकुलेशन, इससे आपका समय बचेगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको पूरा करके ही दिखा देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। तो यहाँ से ये r³ आया था गुना 7। अब इसको आप एक काम करो, ये 8 से सॉरी 2 से 2 कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11 88, 11 सत्ते 77, 77 और 9 9 92 हो गया, 11 88, 4 बचा, 11 चौक 44। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 या 6, 1 बचा 18, 2 नियम 18 और 2 नियम 18 और 4 ये 2 दूनी, तो यह आ चुका है 392 गुना 2। ओके, तो r³ आ चुका है, सॉरी ये 7 होगा ना, तो कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? एक काम करता हूँ, मैं फटाफट कैलकुलेटर में कर लेता हूँ। तो 8624 को भाग करेंगे हम 22 से, 22 से भाग करेंगे तो ये आ रहा है 392। ठीक है, 392 गुना 7 ये आ रहा है 2744। ओके, गुणा किए तो सही था, अब हम मतलब भाग किए थे तो सही आया था, तो इसको गुणा करेंगे 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 नियम 63, 63 और 1, 63 और 1 64 का 4 हासिल 6, 7 या 21, 21 6 27, तो ये आ चुका है 2744। तो ये क्या है? ये किसी का क्यूब है, बट ये किसका क्यूब है? ये क्यूब है 13 का नहीं 14 का, ये 14 का क्यूब है। तो आर आ जाएगा यहाँ से 14, तो रेडियस आ चुका है 14 और रेडियस बराबर हाइट, तो जितना रेडियस होगा उतना हाइट भी होगा। तो रेडियस आ चुका है 14, तो हाइट भी आएगा 14, तो ऑप्शन देख सकते हो आप, तीसरा ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ईशान और मेघना को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। ईशान 77 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि मेघना 33 किलोमीटर की पर आवर की चाल से गाड़ी चला रही है। यदि ईशान को कानपुर पहुँचने में 12 घंटे लगते हैं तो मेघना को कानपुर पहुँचने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल आपको समझाने के लिए डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये मान लेते हैं दिल्ली से कानपुर जाना है, तो ये दिल्ली हो गया, ये कानपुर हो गया। तो दिल्ली से कानपुर जा रहा है, तो ईशान को 77 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्पीड लगता है। ईशान का स्पीड दे दिया है 77 किलोमीटर पर आवर, और जबकि मेघना का स्पीड है, मेघना का स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मेघना का स्पीड आ गया। उसके बाद बोला है यदि ईशान को कानपुर पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं। ईशान का यहाँ टाइम भी दे दिया है 12 घंटे। ओके, तो यहाँ पे हमें बताना है मेघना को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो स्पीड और टाइम दे दिया, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। ओके, तो यहाँ से स्पीड इंटू टाइम कर लेंगे, तो 77 गुना 12 ये आ जाएगा डिस्टेंस। ओके, तो आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस है, और यहाँ से हमें क्या निकालना है? वैसे मेघना का समय निकालना है हमें। तो यहाँ पे समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर आप फॉर्मूला इसको कस्टमाइज़ करोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो डिस्टेंस इतना आ गया था 77 गुना 12 बटे नीचे क्या लिखेंगे? स्पीड लिखेंगे। तो स्पीड यहाँ पे मेघना का लिखेंगे 33, तो इसको काट लेंगे तो 11 सतहत्तर 77, 11 सत्ते 77, 11 तिया 33। उसके बाद ये 12 है ना, हाँ, तो ये जाएगा 3 कम 3, 3 चौक 12, तो ये आ चुका है 7 गुना 4, तो समय आ चुका है 7 चौक 28। ओके, घंटा, मतलब मेघना को दिल्ली से कानपुर जाने में 28 घंटा लगेगा। तो कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को केविन से 4 घंटे अधिक लगते हैं। यदि सलज अपनी चाल दुगनी कर देता है तो उसे केविन से 9 घंटे कम लगते हैं। सलज की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया है 182 किलोमीटर। ओके, और बोल रहा है इतनी दूरी तय करने में सलज को केविन से 4 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब ये कोई डिस्टेंस है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोनों लोग, तो यहाँ पहुँचने में सलज को कितना लग रहा है? केविन से 4 घंटे अधिक। अगर केविन को टी समय लग रहा है ना, केविन का समय टी है, तो और कौन था? सलज का हो जाएगा T+4, मतलब 4 घंटा ज़्यादा लग रहा है। ओके, उसके बाद बोल रहा है यदि सलज अपनी चाल दुगना कर देता है तो उसे केविन से 9 घंटा कम लगता है। अब ये तो पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन में बोल रहा है जो अगर सलज क्या बोल रहा था? सलज अपनी चाल दुगना कर लेता है, तो सलज अपना चाल दुगना कर रहा है। अगर दुगना कर रहा है तब समय कितना लेगा? तब केविन से 9 घंटा कम लेगा, है ना। केविन का अगर समय टी है तो सलज का हो जाएगा टी माइनस कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में बोले 9 घंटा कम लेगा। कौन लेगा? सलज। तो आप देख सकते हो सलज यहाँ पे 4 ज़्यादा ले रहा था,
अब यहाँ पे 9 कम ले रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? शुरू में इतना ले रहा था समय, अब इतना ले रहा है। तो आप देख सकते हो शुरू में 4 और ये 9, तो डिफरेंस आ रहा है 13। 9 4 13, हमें डिफरेंस लेना है। आप ऐसा मत कर लेना 9 में से 4 घटाओगे तो 5, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। शुरू में 4 समय ज़्यादा ले रहा था और ये 9 कम, है ना। यहाँ से 4 ज़्यादा ले रहा था, अब यहाँ से, ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ से 4 ज़्यादा ले रहा था मान लो, और यहाँ पे 9 कम ले रहा है, तो डिफरेंस कितना आया? इधर का 9 और ये 4, 13 आ गया। तो अब ये सॉरी टाइम है, ओके, इतना डिफरेंस आ रहा है 13 घंटा का। बट क्वेश्चन में देखो हमें ये भी समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के, चाल यहाँ पे दुगना कर रहा है ना। स्पीड यहाँ पे शुरू में 1 था तो अब 2 कर लिया, मतलब दुगना कर लिया। और यहाँ पे आप देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम उल्टा हो जाता है, 2 से 1 हो जाएगा ये, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो समय कितना कम हो रहा है, 2 से 1 यूनिट कम हो रहा है ना, 1 यूनिट कम हो रहा है। बट यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 13 यूनिट कम हो रहा है ना। तो 1 यूनिट का मान आ चुका है 13, 1 यूनिट का मान 13 है, तो ये 2 यूनिट का मान आ जाएगा 26, और ये 1 यूनिट का मान आ जाएगा 13। तो 26 पहले टाइम ले रहा था, अब ले रहा है टाइम 13। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? सरज की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल होता है स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 182, और टाइम सरज की चाल बोल रहा है तो शुरू वाला लेंगे हम। तो 26 से अभी हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 6 7 8, चलो एक काम करते हैं 2 से काटते हैं। 2 नियम 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब इसको काटेंगे तो 13 कम 13, 13 बजे 65, 13 7 91, तो ये आ चुका है 7 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो कौन सा है ऑप्शन? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन केजी में कितना होगा जिनका वजन 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी, 73 केजी और 38 केजी है। तो यहाँ पे 5 सदस्यों का औसत यहाँ पे दिया है, सॉरी निकालना है। यहाँ पे सभी का वजन दिया है 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी, 73 केजी और 38 केजी। ठीक है, ये दिया है 5 सदस्य का औसत। हमें औसत औसत बोल रहा हूँ बार बार, ये दिया है सभी 5 पर्सन का, है ना, जितने भी सदस्य हैं उनका अलग अलग से केजी दिया है, वजन दिया है। तो हमें इसका औसत निकालना है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल और सबसे अच्छा तरीका यूज़ करेंगे, वो है डेविएशन। जब भी इस तरीके से हो और हम डेविएशन लगाना चाहते हैं तो हम कैसे लगाएंगे? तो हम मान लेते हैं औसत खुद से, औसत हम खुद से मानते हैं। तो मान लेते हैं, माना औसत 50, ठीक है, माना ये, तो 50 से ये कितना कम है? ये 10 कम है, ये -1 कम है, ये कितना ज़्यादा है? ये 6 ज़्यादा है, और ये 23 ज़्यादा है। ओके, और ये कितना ज़्यादा या कम है? ये कम है 12। ओके, ये माइनस वाला बता रहा है कि ये इतना कम है, ये -1 कम है, ये ज़्यादा है, प्लस वाला ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -10, -1, 6, 23। अब इसको हम सरल करेंगे, मतलब प्लस करेंगे, प्लस वाला प्लस से जुड़ जाएगा, माइनस वाला माइनस से घट जाएगा। ओके, तो इसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो -10 -1 11 हो जाएगा, -11 और -12 ये हो जाएगा 10 11 11 22 23 हो जाएगा, -23, और ये हो जाएगा 6 3 9 और ये 2। उसके बाद ये आ चुका है -23 में से 29 जाएगा तो ये जाएगा 6 + 6। ओके, बट अब देखो टोटल पर्सन कितने थे? 1 2 3 4 5। ओके, 5 पर्सन थे, और ये जो हमने माना था औसत 50 से ये 6 ज़्यादा आ रहा है ना। 50 माना था बट ये 6 ज़्यादा आ रहा है। अब ये जो 6 ज़्यादा आ रहा है सभी में बढ़ जाएगा। ठीक है, सभी में बढ़ जाएगा। कैसे बांटेंगे? तो ये जितना टोटल जो पर्सन है, कितने पर्सन है? 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 5 एकम 5, और 5 एकम 5, 1 बचा, दशमलव लग जाएगा, 0 10, तो 5 दूनी 10, तो 1.2 आ चुका है। मतलब 1.2 औसत में अब बढ़ जाएगा। अब देखो बढ़ जाएगा या घट जाएगा कैसे पता चलेगा? यहाँ पे प्लस देख सकते हो आप, प्लस है मतलब बढ़ेगा, अगर माइनस होता तो घट जाता। तो ये माना है माना है 50, औसत माने थे 50, अब इसमें 50 में 1.2 जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 50.1.2, तो ये हो जाएगा 51.2, ये हो जाएगा हमारा औसत। तो कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 4000 की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँगा फॉर्मूला से करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा रेट गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पे ब्याज को हम लिख सकते हैं, यहाँ से P हो जाएगा मूलधन 4000 गुना रेट कितना है 7.5 गुना समय कितना है, तो यहाँ पे समय है 7 फरवरी से लेके 7 फरवरी, ओके, फरवरी मार्च अप्रैल, और आप देख सकते हो फरवरी 2024 ये लीप ईयर है ना। लीप ईयर मतलब
जो फरवरी का जो महीना होगा 29 का होगा, तो 29 में से 7 माइनस कर लेंगे, तो 7 में से 9 जाएगा 2 और ये 2, तो 22 दिन फरवरी से आ जाएगा। मार्च का होता है जनवरी फरवरी मार्च 31 का, और अप्रैल का कहाँ तक लेंगे, 8 अप्रैल तक, क्योंकि क्वेश्चन बोला है 8 अप्रैल 2024 तक। तो इसको जोड़ लेंगे तो ये आएगा 2 3 11 का 1 हासिल 1 3 2 5 और 1 6, 61 दिन आ चुका है। तो 61 दिन ये हो जाएगा टाइम। ओके 100, बट आप ध्यान दीजिएगा 61 दिन है, हमें इसको बदलना है ईयर में। तो ईयर में बदलने के लिए हम यहाँ पे 365 से भाग करेंगे। नहीं दोस्तों, 365 से नहीं, 366 से करेंगे। अगर लीप ईयर है तब हम करते हैं 366 से, अगर नॉर्मल ईयर होता तब करते हैं 365 से। तो ये तो लीप ईयर है क्योंकि 2024 लीप ईयर होता है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे 66 से भाग, और यहाँ पे नीचे 100 ये आ चुका है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 1 दशमलव है तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ लग रहा है, ये 366 होगा ना। अब इसको हम भाग करेंगे तो ये 61 एक कम 61 छक्के, ओके 6 बार में है। उसके बाद आप देख सकते हैं, अब हम इसको काट लेंगे, तो एक काम करते अच्छे से लिख लेते हैं फिर से, 4 गुना 75 गुना गुना 1 ही लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, नीचे 6 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे 2 दूनी 2 तिया 3 एकम, ये 25 बार में, तो ब्याज आ जाएगा 2 गुना 25 50 आ जाएगा। ओके, तो 50 रुपया ब्याज आ चुका है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। संख्याओं 2:7 और 0.096 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो ये दो संख्या है 2.7 और 0.096, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो मेरी नज़र जब यहाँ पे गया ऑप्शन पे, तो मुझे नज़र पड़ रहा है ये संख्या ये वाला, तो यही मेरा एलसीएम होगा। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो इसका हमें एलसीएम अगर निकालना है तो आप इसको लिख सकते हो 27/10 और इसको लिख सकते हो 96/1000। ओके, और इसका एलसीएम निकालने का तरीका है एलसीएम ऑफ ऊपर का 27 और 96, इसका एलसीएम बटे एचसीएफ 10 और 100 का। ओके, तो नीचे का एचसीएफ आप देख सकते हो, नीचे का एचसीएफ आएगा 10, ओके, और ऊपर जो भी आएगा एचसीएफ एलसीएम इसका और इसका कुछ भी आ सकता है ना, 2 संख्या 3 संख्या कोई भी आएगा। तो जो भी इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 जीरो आ रहा है ना, 1 जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी संख्या होगा, संख्या का एक यहाँ से 1 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा। तो एक संख्या के बाद दशमलव इसी में दिख रहा है ना, 1 दशमलव के बाद 1 डिजिट के बाद 1 दशमलव यहाँ पे, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बाकी में तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद दशमलव, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद दशमलव, यहाँ तो दशमलव ही नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला है, दिया गया है कि 149 की पावर 0.59 बराबर x, 149 की पावर 0.94 बराबर y और x की पावर z बराबर y की पावर 6 है, तो z का मान निकटतम होगा। तो हमें z का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे ये रिलेशन देखो, x की पावर z बराबर y की पावर 6। ओके, तो x यहाँ पे क्या है, x बराबर है ये, तो x की जगह हम इसको रख लेंगे, तो ये आ जाएगा 149 और पावर में 0.59, और z यहाँ पे क्या है, z तो पता नहीं, तो z को हम वैसे लिख लेंगे। आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो, ओके, बराबर y क्या है, y ये हो जाएगा 149 की पावर 0.94 और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है 6, पावर में 6, तो यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर 6 लगा लो। उसके बाद देखो, जब भी इस तरीके से हो पावर मतलब कोई भी संख्या का पावर उसका भी पावर, तो जो पावर का पावर है ना ये गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 149 0.59 गुना z, ये हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 149, इसका भी पावर से पावर का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.94 गुना 6। ओके, इसको हम कर लिए। अब देखो ये जो संख्या है बेस बराबर है ना, मतलब ये जो पावर है उसकी ये संख्या को हम बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो संख्या है ये भी संख्या बराबर है, तो ये ऊपर वाला भी बराबर हो जाएगा, तो 0.59 z बराबर ये हो जाएगा 0.94 गुना 6। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो इसको हम अब एक काम करो, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद दशमलव है, तो आप अब दशमलव इग्नोर कर दो क्योंकि संख्या बराबर है दशमलव के बाद, है ना। दशमलव से मतलब यहाँ पे डिजिट के बाद 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 डिजिट था, तो दशमलव इग्नोर कर लो। अब यहाँ से z का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 94 गुना 6/59। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या ये कट रहा है क्या किसी से, चलो गुणा कर लेते हैं। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 नियम 54 और 2 56, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 नियम 54, 6 नियम 54 और 2 56/59। अब हम इसको भाग करेंगे, तो ये 590 से तो नहीं जाएगा 10 बार में, एक बार में ही जाएगा, सॉरी मतलब एक कम मतलब 9 से जाएगा, तो 9 दशमलव कुछ आएगा, बट ये 2 ऑप्शन दिख रहा है, तो एक काम करते हैं पूरा गुणा कर लेते हैं।
959 गुना 9 नियम 81, हाँ हासिल 8, 9 पैना 45 और 8, 9 पैना 45 और 8 53। ओके 531 में से सॉरी 564 घटाएंगे 531 में, तो 4 में से गया 3, 6 में से 3 गया 3, 5 में 5 शून्य, 33 बचा। तो अब दशमलव यहाँ पे ले लेंगे। अब 33 को भाग करेंगे तो ये 33 और एक जीरो आ जाएगा क्योंकि दशमलव लग चुका है। अब 59 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा या 5 बार में जाएगा। अगर 5 से अगर ये 60 होता तो 6, 5 छक्के 30 है ना, 30 से तो कम ही आ रहा है, 300 से तो कम ही आ रहा है। तो यही एक काम करते हैं 59 का गुणा करेंगे 5 से, 5 नियम 45 का 5 हासिल 4, 5 बचे 25 और 4 29, तो 295 आ चुका है। तो दोस्तों 5 बार में ही जाएगा। ओके 255 12 में से हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, तो 35 आ चुका है। तो 9.5 आगे भाग देने की ज़रूरत है क्या इसको? देखो ऑप्शन में आप जब देख रहे हो 9.29 है और 9.56 है, ये वाला तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि 9 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 9 वाला ये हो सकता है, यही हो सकता है, बट मैं दशमलव के बाद देख रहा हूँ तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो हमारा भी 5 ही आ रहा था, तो ये नहीं होगा। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राइट ऑप्शन 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड ने क्रमशः 86, 60 और 24 के अनुपात में धनराशि निवेश की। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 4590 का लाभ अर्जित हुआ तो वाई और जेड के हिस्से के बीच अंतर कितना है? तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड दिया है 86, 60 और 24। ओके रेशियो में दिया है, तो इसको हम फिर से, अरे ये 24 है, माफ़ करिएगा दोस्तों। तो यहाँ से आप देख सकते हो उसको फिर से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब रेशियो इसको काट लेंगे। तो 4 से तो नहीं जाएगा, 2 से, चलिए 2 से ही देखते हैं। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी नहीं, 2 दूनी नहीं ना, 2 तिया 2 एक कम 2 दूनी। तो फिर से इसको सारा रेशियो ले लिए, तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ चुका है। और क्वेश्चन में बोल रहा है यदि वर्ष के अंत में उन्हें लाभ 4590, टोटल प्रॉफिट यहाँ पे दे दिया है, टोटल प्रॉफिट 4590। और देखो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ के ये समझ आ रहा है समय बराबर है ना। क्वेश्चन में बोल रहा है वो वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में मतलब 12 महीना ये लोग इन्वेस्ट किए, तो यहाँ पे 12 12 12 लिखेंगे, मतलब समय बराबर है, तो इसको भी हम रेशियो में ले लेंगे तो 1 1 1 आएगा। अब देखो जो भी मतलब रेशियो अगर क्या बोलते हैं, ये समय अगर बराबर है तो जो प्रॉफिट होता है इसी के अनुपात में होता है। ओके 43 30 12, मतलब जितना उन लोग ने निवेश किया था उसी अनुपात में प्रॉफिट भी होगा। तो यहाँ पे ये आ चुका है प्रॉफिट का रेशियो। अब क्वेश्चन में बोला है वाई और जेड के हिस्से के बीच का अंतर, मतलब वाई और जेड का अंतर कितना है? वाई और जेड का अंतर ये आ रहा है 18। तो हमें इसको कैसे कर सकते हैं? देखो क्वेश्चन में बोला है टोटल प्रॉफिट 4590, तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 4590 है ना। बट क्वेश्चन में यहाँ पे रेशियो में कितना आ रहा है, तो इसको जोड़ लेंगे टोटल, तो ये 2 3 5 1 3 1 4 4 4 8 85 आ चुका है टोटल प्रॉफिट रेशियो में। तो हमें निकालना है दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर ये है, तो यहाँ पे 18 से गुणा कर देंगे तो वाई और जेड का अंतर आ जाएगा। तो इसको हम काटेंगे तो 17 पंचे 85, 17 दूनी 34, दूनी 34 11 बचेगा और 119 हो जाएगा, तो 17 छक्के 102, 17 में 17 17 सत्ते 119 और ये एक जीरो, तो ये आ चुका है 270/5 गुना 18। ठीक है तो आप ये इसको काट लो, 5 थी अपन 5 बचे 25, 2 बचा 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा 54 गुना 18, तो 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 पंचे 90 और 7 97, 972 आ चुका है हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 अधिक निवेश करता है और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। 7,155 के कुल लाभ में से अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्से से 1,400 अधिक है। अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा आपको पेचीदा लगे, तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा आपको कि ये क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप शुरू में इसको बनाने की कोशिश मत करना। ओके लास्ट में अगर आपके पास समय बचे तभी इसको आप कोशिश करना बनाने का। तो चलिए इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अनुभव और गौरव है, ये है अनुभव और ये है गौरव। ओके ए मतलब अनुभव, जी मतलब गौरव। क्वेश्चन में बोला है हाँ शुरू में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, उसके बाद ये टाइम हो जाएगा और ये प्रॉफिट। ओके यही होता है निवेश, समय और प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 अधिक निवेश करता है। गौरव से 55,000 अधिक, गौरव से 55,000 अधिक कौन निवेश कर रहा है? अनुभव। ओके बट यहाँ पे समय दे दिया है 2 और यहाँ पे आगे बोला है गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। गौरव जो है ये 5 महीने के लिए निवेश करता है।
उसके बाद बोला है 7,155 के कुल लाभ में से अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्से से 1,400 अधिक 1,431 अधिक है। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट का यहाँ पे हम निकाल सकते हैं अनुभव का और गौरव का। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले टोटल यहाँ पे है प्रॉफिट 7,155 और बोल रहा है गौरव के हिस्से से 1,431 है। तो एक काम करता हूँ 1,431 इसमें माइनस कर लूँगा, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर लूँगा, उसके बाद जो भी आएगा एक मतलब 1,431 को जोड़ लूँगा मैं, तो वो आ जाएगा जिसका ज़्यादा होगा। तो 5 में से 1 जाएगा 4, 5 में से 3 गया 2, 11 में से 4 जाएगा 11 में से 4 जाएगा 7, 6 में से 1 गया 5, तो ये आ चुका है 5,724। एक काम करके फिर से कर लेते हैं, 5 में से 1 गया 4, 5 में 3 गया 2, 11 में से 4 जाएगा 7, 6 में से जाएगा 1 5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, तो 2 से डिवाइड कर 2 चौक नहीं 2 दूनी 1 बचा 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 2,862 आ चुका है। अगर दोनों को बराबर बराबर मिलता, बट एक को तो कितना 1,431 ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें 1,431 जोड़ लूँगा, तो 2 में से 1 गया, सॉरी 2 में 2 और 1 3, 6 3 9, 8 4 12 का 2 हासिल 1 2 3 4, तो 4,293 ज़्यादा आ रहा है। तो क्वेश्चन में किसका देखते हैं, क्वेश्चन में किसको ज़्यादा मिल रहा है। अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्से से 1,431 अधिक है। गौरव के हिस्से से 1,400 अधिक, तो अनुभव को ज़्यादा मिल रहा है। तो गौरव को ये 4,293 और गौरव को कितना मिल रहा है, गौरव को मिल रहा है 2,862। ओके, आप इसको आप खुद भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से मैं काम करता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ ताकि जगह थोड़ा मिल जाए। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या 2,862 में अगर हम इसको जोड़ेंगे 1,431 तो क्या इतना आ रहा है 2 1 3 6 3 9 8 4 12 का 2 हासिल 1 2 3 4, तो जो 4,293 ये ज़्यादा आ रहा है। तो ज़्यादा वाला किसको मिल रहा है, अनुभव को मिल रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे हम रेशियो ले सकते हैं इसका। ठीक है, एक काम करते हैं रेशियो ले ही लेते हैं। 9, क्या ये 9 से जा रहा है, 2 3 5 5 4 9, हाँ 9 से ये जा रहा है, क्या ये जा रहा है 6 4 10 8 18, हाँ 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 6 9 सत्ते 63, 6 9 सत्ते 63, फिर से इसको काटेंगे तो 9 तिया 27, 1 9 एकम 7, 9 अट्ठे 72। अब हम इसको किससे काटेंगे, एक काम करें 7 7 14, 14 4 18, 8 9 9 3 12, तो ये 9 से तो नहीं जा रहा है, 3 से काट के देखते हैं। 3 एकम 3, 1 बचा 3 पंचे 15, 2 बचा 3 नियम 27। अब हम इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 0 3 छक्का 18। अब ये किससे कट रहा है, 53 दूनी 53 तिया होता है क्या ये, एक काम करते 53 गुना 3 करेंगे तो 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 159। हाँ ये 53 से 3 बार जाएगा, ये 53 से 2 बार जाएगा, तो ये 3:2 आ चुका है प्रॉफिट का रेशियो 3:2, तो 3:2। अब देखो ये तो प्रॉफिट का रेशियो हम निकाले क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया था, तो हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके 3:2 रेशियो निकाल चुके, ये रेशियो है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब आप जानते होंगे प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट और जब समय का रिलेशन आप निकालोगे तो ये होता है इन्वेस्टमेंट गुना समय बराबर ये होता है प्रॉफिट। ओके, यही होता है ना, जितना प्रॉफिट होगा ये समय और निवेश का गुणनफल होगा। तो यहाँ से 3, यहाँ से अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे, सॉरी यहाँ तो प्रॉफिट और 3 ये इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट को समय से भाग कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, मतलब निवेश आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है 3 है, 3 बटे समय कितना है 2, तो 3/2 आ जाएगा। वैसे इसको करेंगे तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इसका 2 और समय 5, तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इसका भी रेशियो ले लेते हैं। तो इसको हम रेशियो कैसे लेंगे, तिरक गुणा करेंगे तो 5 या 15 और 2 दूनी 4, तो ये आ चुका है रेशियो 15:4। तो ये आ चुका है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब क्वेश्चन में आप देखते हैं, क्वेश्चन में बोला है अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 अधिक निवेश करता है। अब देखो क्वेश्चन में वो पढ़ के समझ में ये आ रहा है, जो अनुभव है 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 अधिक निवेश करता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा आ रहा है, 11 ज़्यादा आ रहा है ना। गौरव से 11 यूनिट ज़्यादा खर्चा कर रहा है, बट क्वेश्चन में तो 55,000 दिया है। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो ये 55,000, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 11 कम आ रहा है, सॉरी मतलब 11 ज़्यादा आ रहा है, तो 11 से हम भाग करेंगे और हमें क्या निकालना है, अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी। अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी मतलब 15 यूनिट का मान निकालना है, तो हम यहाँ पे 15 का गुणा करेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, जगह चाहिए इसीलिए। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अनुभव का इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम गुणा करेंगे तो 11 कम 11 मतलब भाग करेंगे तो 11 × 55 0 0 0, 5,000 को गुणा करेंगे अब 15 से, तो अनुभव का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा मतलब निवेश आ जाएगा 0 0 0 15 × 75, तो 75,000 अनुभव ने निवेश किया था। ठीक है,
तो यहाँ से आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन पहला 75,000। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और 5% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ तथा उसने 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कुल मत कितने मतदान पंजीकृत थे? तो देखो उम्मीदवार जनसंख्या क्या है, मतदान वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसको करने का दो तरीका होता है। ओके, सबसे पहले एक होता है सीरीज मेथड, दूसरा होता है ट्री मेथड। ट्री मेथड हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे टोटल वैलिड वोट की बात हो रही है, टोटल वोट की बात हो रही है, और सीरीज वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे वैलिड वोट की बात होती है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है ना, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, ये जो वैलिड वोट होता है ये विनर वाले का होता है। मतलब क्वेश्चन में अगर बोलते जो उम्मीदवार जो जीता है वो उसको मिला है वैलिड वोट का इतना, है ना, वैलिड वोट का इतना प्रतिशत मिला है उम्मीदवार विनर वाले को। तो वैसे ही यहाँ पे बोल दिया कि टोटल वोट का मिला है जो विनर को, टोटल वोट का इतना मेथड इतना प्रतिशत मिला है, तो हम वहाँ पे टोटल ये वाला ट्री वाला मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में बोला है विजयी उम्मीदवार को वैलिड वोट का 75%, तो यहाँ पे हम सीरीज़ मेथड लगाएंगे। और ये कहाँ से मैं सीखा था, ये जो यूट्यूब में एक सर है आदित्य रंजन, तो मैं उनसे सीखा था। ठीक है, तो मैं पूरा क्रेडिट उनको देता हूँ। ये जो मेथड यूज़ करूँगा जो यहाँ पे सीरीज़ और ट्री मेथड, तो मैं उनसे सीखा था, आदित्य रंजन सर। ओके, तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में बोला है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। तो वैसे तो यहाँ पे हम सीरीज मेथड लगाएंगे। तो मान लेते हैं सबसे शुरू में वोट टोटल था टी, टोटल टी वोट था। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। अब इसका 80% मतदान हुआ, 80%। अब आगे बोल रहा है 5% मत अवैध पाए गए। अगर 5% इसमें हटा दूँ तो 95% वैलिड होगा। ओके, इतना वोट वैलिड हुआ। अब आगे बोला है विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। अब देखो इसका मुझे अगर 75% निकालना होगा तो मैं निकाल सकता हूँ, बट जब मैं क्वेश्चन आगे पढ़ा तो क्वेश्चन में बोला है 1800 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। तो यहाँ पे अंतर दिया है तो हम भी यहाँ पे अंतर का लेंगे, यहाँ पे 75% नहीं करेंगे, है ना। अगर उम्मीदवार ए और बी है, ये जीत रहा है कितना से, 75% से, और बी कितना से, ये 25%, मतलब इसको 75% मिला, इसको 25% मिला, और क्वेश्चन में बोला है 1800 मतों के अंतर से, तो हम इसका अंतर लेंगे तो इसका अंतर आ जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम 50% से, मतलब 50% इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 50%, ये दिया है 1805। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे, नहीं तो हो सकता है आपका आंसर ना आए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं आपको इसको फिर से एक बार बता देता हूँ ये कैसे लिखा मैं। ये तो था टोटल वैलिड वोट। ओके, टोटल वैलिड वोट इतना था। अब क्वेश्चन में बोल दिया जो उम्मीदवार था विनर वाला उसको 75% प्राप्त हुआ वैलिड वोट का, मतलब इसका 75% प्राप्त हुआ। बट मैं क्वेश्चन में आगे पढ़ रहा हूँ तो क्वेश्चन में बोला है 1805 मत मतलब से अंतर मत से जीत लिया, मतलब इतना डिफरेंस से जीता है। तो यहाँ पे जो भी हम आगे करेंगे यहाँ पे वो करेंगे, हम डिफरेंस लेंगे परसेंट का। तो 75% उम्मीदवार ए जीता और दूसरा जो उम्मीदवार था वो 25% से मतलब मिला उसको। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 75 में से 25 गया तो ये 50 आ रहा है। तो यहाँ पे 50% से हम इसको इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो टोटल वोट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 तो सीधा 50 से कम 50 काटते हैं, 50 दूनी, उसके बाद ये 0 से 0, 2 एक कम, 2 चौक, उसके बाद 4 से ये 25 बार में, 5 19, 5 25। अब हम इसको काट लेंगे, 19 से ये जाएगा क्या, एक काम करते हैं फिर से अच्छे से लिख लेते हैं। तो 1805 गुना में आ जाएगा नीचे वाला 10 गुना 5 और बट्टे में 19। तो जब जैसे ही मैं यहाँ पे देखा तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है वही 0 है ना। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक 0 आ रहा है, तो जो भी आएगा हमारा टोटल वैलिड वोट, क्वेश्चन में क्या होता कितने मतदान पंजीकृत थे, हाँ, तो टोटल वोट जितना भी था उसमें एक 0 आएगा ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 0 आ रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। फिर भी मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। तो ये 19 बार में कितना जाएगा, 9 बार में जाएगा। ओके, 9 बार में जाएगा, उसके बाद कितना बचेगा, 19 बच जाएगा। उसके बाद 19 नहीं कितना बचेगा, 190, 19 9 बचेगा ना, 9 बचेगा, पूरा कर ही लेते हैं ना दोस्तों। 19 गुना 9, 9 नियम 81, 8 कम 9, 9 8 17, 171। उसके बाद कितना बचेगा, 171 में से 80, 9 बचेगा, हाँ ठीक है। 19 पंचे फिर 95 हो जाएगा,
ये कट चुका है। अब आ जाएगा 95 गुणा 10 गुणा 5, तो 5 से इसका गुणेंगे 5 बचे 25 का 5, ऐसे 2, 5 में 45 47 और ये एक जीरो, तो टोटल आ चुका है 4750। तो मैं पहले ही बताया था आपको 4750। कैसे बताया था? यूनिट डिजिट से, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट जीरो आ रहा है, तो यही एक ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट जीरो आ रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 83 की पावर -6 भागित 83 की पावर 16 गुना 83 की पावर -8। तो देखो दोस्तों, ये है सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका बताऊँ क्या आपको, एक लाइन में। तो यहाँ पे ये एक का फॉर्मूला आप याद रखो, a की पावर m गुना a की पावर n, ये होता है a की पावर m प्लस n। ओके, जब गुणा हो तो इस तरीके से, और जब भाग हो तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। ओके, ये आप याद रखो। बट इसको मैं एकदम एक लाइन में बताता हूँ। 83 की पावर -6, ये भाग में है तो माइनस, उसके बाद ये 16, उसके बाद ये गुणा है तो प्लस, उसके बाद ये हो जाएगा, ये गुणा के कारण तो प्लस तो आया, बट ये -8 है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 83 की पावर 10 से 16, 16 और 8 24, -24। तो कौन सा है ऑप्शन? कोई भी नहीं है। लग रहा है हमने कुछ मिस्टेक किया, या फिर हमने कुछ 8 से 14 कुछ गलत किया क्या हमने? एक काम करते हैं दोस्तों, अलग अलग करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लगाएंगे ये वाला, तो 83 -6 ये हो जाएगा -16, तो ये हो जाएगा 83 की पावर। तो दोस्तों इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, तो दोस्तों इसको मैं एकदम एक लाइन में आपको बताऊंगा करने का। तो देखो 83 की पावर, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 83 की पावर -6 ये हो जाएगा -16, उसके बाद ये हो जाएगा, बीच में गुणा है तो बीच में प्लस आ जाएगा, और ये माइनस है ना, ये गुणा है तो प्लस आएगा, बट ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -8। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 83 -6 और -16 कितना हो जाएगा, -22 -8। उसके बाद ये हो जाएगा 83 की पावर -22 -8, ये हो जाएगा -30। तो ये आ चुका है -30 है ना, 83 की पावर -30। तो कौन सा है ऑप्शन? तो ऑप्शन दूसरा दिख रहा है, 83 की पावर -20, सॉरी 30 मतलब 30। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यदि साइन थीटा बराबर 1/2, तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो 13 कोसेक स्क्वायर थीटा -3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा -15 का मान कितना होगा? तो इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे सिंपल तरीके से। देखो साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। अगर ये थीटा ये हो गया तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है ऑपोजिट, है ना, ऑपोजिट मतलब ये लंब बटे कर्ण, तो ये कर्ण ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, तो b स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है 4, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 4 में से गया 3, और b स्क्वायर हो जाएगा √3, तो यहाँ से आ चुका है ये हो जाएगा √3। ओके, बट मुझे नहीं लगता √3 का अब यहाँ पे कुछ काम भी होगा, फिर भी चलो देखते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? देखो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या है? 1/sin आप देख सकते हैं 1/2, तो 1/2 यहाँ पे रख लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 पर चले जाएगा तो 2, तो कोसेक थीटा आ चुका है 2। वैसे ही कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा क्या हो जाएगा? कोट थीटा हो जाएगा यहाँ से, एक काम करते यहाँ लिख लेता हूँ, कोट थीटा हो जाएगा यहाँ पे, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है √3/1। √3 मतलब जो सामने वाला भुजा होता है ये आसन्न भुजा बटे में ये हो जाएगा लंब। ओके, तो ये हो जाएगा √3/4, सॉरी √3/1। तो यहाँ पे कॉट थीटा आ चुका है √3 ये आ चुका है कोसेक थीटा और कॉट थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे। तो 13 गुना कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है? 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 -3, कॉट थीटा कितना है? कॉट थीटा √3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा -15। अब ये हो जाएगा 13 चौक 52, -3 3 9 -15। उसके बाद एक काम करते हैं 52 और ये 15 9 24, इसको घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 सॉरी 4 में से 2 गया 2, तो 28 आ चुका है। तो इसका मान आ चुका है 28, तो ऑप्शन दूसरा दिख रहा है 28, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। नमन और उमर किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 13 और 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद उमर ने कार्य छोड़ दिया। नमन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे एन नमन हो गया
और उमर यू हो गया। ये करता है 13 दिन में, ये करता है 4 दिन में। ओके, तो ये नमन कोई काम है ये 13 दिन में करता है और यू जो है उमर कोई काम 4 दिन में करता है। तो जब भी इस तरीके से हो हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 13 चौक 52, तो यही हो जाएगा टोटल वर्क। अब क्वेश्चन में बोला है उन्होंने सबसे पहले तो रेट निकालेंगे ना, एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 13 से इसको भाग देंगे तो 13 चौक 52, तो नमन का एफिशिएंसी आ चुका है। वैसे ही 52 को 4 से भाग देंगे तो ये 4 एकम 4 और ये 3, तो उमर का एफिशिएंसी आ चुका है 13। अब क्वेश्चन में बोला है उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद उमर ने कार्य छोड़ दिया। 2 दिन बाद उमर कार्य छोड़ दिया तो 2 दिन तक दोनों काम करेंगे। 2 दिन ये दोनों का रेट हो जाएगा 13, मतलब एफिशिएंसी जोड़ लेंगे तो 13 4 17, तो 17 दूनी 34, 34 काम कर चुके हैं। टोटल 52 था, 34 काम किए तो 12 में से 4 जाएगा 8, और 12 में से 4 जाएगा 8, ये बचा 4, 4 में 3 गया 1, अभी 18 काम बचा है। तो 18 काम नमन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब अब ये जो काम है नमन करेगा, तो नमन का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 4 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा जितना दिन का काम बचा था वो नमन करेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 4 से तो एक काम करते हैं 2 से भाग कर देते हैं, 2 दूनी 2 नियम 9/2। अब 9/2 इसका मतलब 9 का आधा 4.5, तो नमन करेगा 4.5 दिन में। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन 3, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक समबाहुभुज के एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण का अनुपात 1:8 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है समबाहुभुज का, और यहाँ पे बोला है बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण का अनुपात 1:8 है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाह्य कोण और आंतरिक कोण, ये दिया है 1:8, ठीक है। और देखो जब भी इस तरीके से हो तो आपको ये एक जानना होगा, मतलब आपको मैं बता देता हूँ, बाह्य कोण और आंतरिक कोण का योग होता है समबाहुभुज में 180 डिग्री, ठीक है। तो बाह्य कोण को मैं चलो बी से दर्शा लेता हूँ, आंतरिक कोण को ए से, तो बी प्लस ए होता है 180 डिग्री। ओके, बट यहाँ पे अनुपात में दिया 9, तो यहाँ पे 180 का मान आ जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बाह्य कोण की बात करूँ तो यहाँ से 1 से गुणा करूँगा तो बाह्य कोण आ जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा 20, तो बाह्य कोण आ गया 20। वैसे ही 8 से अगर यहाँ पे गुणा करता है तो 8 दूनी 16, ओके, 9 दूनी 18, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा 20 आएगा, तो 9 दूनी 18 20 आ गया। और यहाँ से अगर 8 से गुणा करता तो 8 दूनी 16, तो 160 आ जाता आंतरिक कोण। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, बहुभुज की संख्या। तो देखो दोस्तों, जब भी बहुभुज में कितना भुजा है ऐसा अगर पूछ ले तो हम 360 डिग्री को बाह्य कोण से भाग कर देंगे, तो वही आ जाएगा भुजा की संख्या। तो ये 2 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 1 बचा 2 8 16, तो एन आ चुका है, मतलब भुजा की संख्या आ चुका है 18, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2780 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, इसको करने का सबसे सिंपल तरीका मैं बताऊँगा। यहाँ पे x मानकर, संख्या है मान लेते हैं x, ठीक है, संख्या x है। अब क्वेश्चन में बोला है 100% की वृद्धि, तो संख्या में अगर 100% की वृद्धि करना है तो शुरू में तो 100 ही होता है, इसमें अगर वृद्धि कर दे तो ये हो जाएगा 200%, ठीक है। ये 200% बराबर ये होता है, हो जाएगा 2780। तो यहाँ से ये हो जाएगा 200%, 200% को हम लिख सकते हैं, प्रतिशत हटेगा तो 100, ये हो जाएगा 2780। यहाँ से फिर एक ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2780 ये 2 गुणा में है तो नीचे भाग में आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम ये 2 तिया, फिर 1 बचा 2 नियम, फिर ये 1 जीरो, तो x आ चुका है, मतलब संख्या आ चुका है 1390। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 22 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए तथा अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक सही दीजिए। तो देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन तो होते हैं सिंपल, बट आपका कैलकुलेशन कर देते हैं समय खराब। तो यहाँ पे एक गोला है, ठीक है, ये गोला है, गोला का यहाँ पे व्यास दिया है 22, तो यहाँ रेडियस हो जाएगा 11, ओके। 22 अगर डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा उसका आधा, और हमें निकालना है आयतन। वॉल्यूम क्या होता है व्यास का, गोले का, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22, यहाँ पे पाई लिखना है हमें 22/7, और रेडियस यहाँ पे हो जाएगा 11 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोला है 2 दशमलव तक, है ना, 2 दशमलव तक अगर बोल दिया तो यहाँ पे हम तो कोई ट्रिक लगा ही नहीं सकते। तो चलो हम यहाँ पे करते हैं, 11 का क्यूब हो जाएगा 1331, और यहाँ पे फिर से 11 है, तो 11 को मैं अलग कर लेता हूँ, और यहाँ पे 2 भी था, 2 से गुणा कर दूंगा 4 का, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है, और नीचे 7 या 21। अब मैं इसको गुणा करूँगा 8 से, तो चलो 8 से गुणा कर लूँगा, या फिर इसको कर लूँगा डायरेक्ट 11 से, तो ये हो जाएगा एक काम करता हूँ यहाँ पे कर लेता हूँ, एक 3 1 4,
तीन तीन छः, तीन एक चार और ये एक, 1400 14,641 ये आ जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 14,641। ओके, अब इसमें 8 का गुणा करूँगा तो 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 छः 48, 3 51 का 1 हासिल 5, 8 चौक 32, 8 चौक 32 5, 32 5 37 का 7 हासिल 3, 8 एकम 8, 8 3 11। अब इसको भाग करना है 21 से, तो अब 21 से भाग करेंगे इसको। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ। अरे यार, ये भी मिट गया यार। काम करते हैं कि शुरू में क्या था, 1 1 7 1 2 8 था। ओके, यही था ना 21। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 21 बार में 21 से कितनी बार में जाएगा, तो 5 से तो जाएगा। ओके, 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 में से 5 गया 2, ये 1, फिर हासिल ये आ जाएगा 1, फिर से हम 5 से भाग देंगे, गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आएगा 11 में से 5 गया 6, 1, फिर से यहाँ 1 उतार लिए, अब 2, अब कितनी बार में जाएगा, क्या ये 6 बार में जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, अरे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 से तो बहुत कम जा रहा है। 7 से देख के देखते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 8 से भी जा सकता है क्या, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, नहीं 8 से ज़्यादा हो जा रहा है, 7 से देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इसको भाग माइनस करेंगे, है ना, माइनस कर रहे हैं, 12 में से 7 जगह 5, 5 में से 4 गया 1, अब 2 उतार लिए, अब 8 उतार लेंगे तो 158, 147, 7 बार में गया था तो ये 7 बार फिर से देंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 7 जगह 1, 5 में से 4 गया 1, अब दशमलव लगेगा। अरे हम ऑप्शन भी तो देख लेते हैं ना, ये 55 8 7 ये होगा ही नहीं, 55 के बाद 7 आ रहा है तो ये 9, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये पहला ऑप्शन 55 7 7 आ चुका है, आगे करने की क्या ज़रूरत है, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपका बस कैलकुलेशन का टेस्ट होता है, इसमें आप कितना कैलकुलेशन, आपका स्पीड है, फास्ट है, वही आपको इसमें करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 1200 की राशि पर 3% प्रति माह की ब्याज दर से 12 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका ये है, मूलधन 12,000, मूलधन 12,000 है, और अगर ये मूलधन है तो यहाँ से हम 100 से भाग कर देंगे, और हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है 12 महीने का। तो 12 महीने का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साधारण ब्याज 12 महीने का, तो हम यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे। ओके, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 12 गुना 3, तो ये हो जाएगा 12 3 36, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो कौन सा है ऑप्शन, अरे कुछ मिस्टेक हुआ लग रहा है, 12 महीने का साधारण ब्याज। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो रेट है प्रति माह, प्रति वार्षिक बोलता तो हम यहाँ पे 100 से करते, बट ये प्रति माह बोल दिया तो हम यहाँ पे अब 12 से गुणा भी करेंगे। 36 गुणा 12, 12 पंचे 60, 12 6 72 का 2 हासिल 7, 12 3 36 और 7, 36 और 7 43, तो 432 आ जाएगा ब्याज। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। तो ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका, मैं यही आपको ट्रिक भी बताऊंगा। देखो, आप सब कुछ भूल जाओ, अभी जो मैं बोलूँगा उसको सिर्फ सुनो। जब मैं ऑप्शन में देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक्स का टर्म आ रहा है और एक ये वाला नंबर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जो एक्स वाला आ रहा है उसी को मैं गुणा करूँगा, तो 21 दूनी 42 आ जाएगा, है ना, 42 एक्स, और ये बीच में माइनस, और इसका मैं एक्स वाला गुणा करूँगा तो 4 पंचे 20, माइनस 20 एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 42 और 20, ये हो जाएगा 62 एक्स, और माइनस 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 होता है तो माइनस 62 एक्स हो जाएगा ये वाला। अब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि प्लस आ रहा है। अब मैं इसको गुणा करूँगा, मतलब इसको सॉल्व करूँगा ये वाला नंबर वाला, तो 15 दूनी 30 प्लस में रहेगा, उसके बाद ये माइनस 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 प्लस, और ये 4 पंचे 15 चौक 60, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 60, ये हो जाएगा 90, तो प्लस 90 आ रहा है, तो प्लस 90 कौन सा है, ये माइनस है, ये नहीं होगा, तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन में बोला है प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, इसका मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा। आप अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपको ट्रिक याद नहीं आ रहा है, शॉर्टकट मेथड कुछ याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। तो देखो, क्वेश्चन में बोला है 151 सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 इस तरीके से, बट क्वेश्चन में बोला प्रथम, है ना, प्रथम से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रथम 2 से ही स्टार्ट होगा, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये बोल रहा है 151 सम संख्या, तो टोटल जो भी आएगा 151 तक आएगा। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसका सम कैसे निकालेंगे। देखो, इसका हम सम निकालेंगे 2 + 4 + ये आगे जा कहाँ तक आएगा, ये आगे आ सकता है 2 एकम 2, 2 पंचे 10 का शून्य वहाँ से ले 2 एकम 2 2 3 302 तक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर 151 संख्या है और सम की बात हो रही है तो इसका डबल ही आएगा लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 पंचे 10 का शून्य वहाँ से ले 2 एकम 2 1 3, तो 302 तक आएगा। ठीक है, इतना सम संख्या, मतलब इतना जो लास्ट वाला सम होगा 302 होगा।
अब हम इसका सम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 का कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 + 3 इस तरीके से आएगा, ये लास्ट वाला आ जाएगा 151। ओके, अब हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला होता है n+1/2, यही होता है सम का प्रथम नेचुरल नंबर का सम जब भी हम निकालते हैं तो यही होता है फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 2, तो शुरू में पहले सही था। अब यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n बराबर 151 है तो 151 और बीच में गुणा 151 + 1 152/2। ओके, ये तो सिर्फ सम आया है ना, ये सम आया है मतलब सभी का जोड़ आया है। हमें औसत निकालना है, हमें औसत 151 संख्या का निकालना है, तो हम इसको 151 से भाग कर देंगे। ओके, अब जो भी आएगा वही हमारा औसत होगा। तो 151 कट गया, 151 से 2 से ये 2 कट जाएगा, तो अब बचा है सिर्फ 152। तो इसका औसत आ चुका है 152, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 210 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पे 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 210 है, ठीक है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पे क्रमागत बोल दिया है। और देखो, इसको करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। 2 यहाँ पे संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन गुणनफल यहाँ पे दे दिया है 210। बट मैं जब ऑप्शन में देख रहा हूँ तो क्वेश्चन में बोला था सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या इसी में से कुछ होगी। अगर सबसे बड़ी संख्या 34 है तो छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ पे बोल रहा है क्रमागत, अगर 34 जैसे क्रमागत का मतलब 5 4 5 ये क्रमागत हो गया, वैसे ही 20 21 ये क्रमागत हो गया। तो वैसे इसका क्रमागत 34 बड़ी है तो इससे पहले क्या होगा, इससे पहले 33 होगा, है ना। वैसे इसका 7 से पहले 6 होगा, वैसे इसका 15 से पहले 14, वैसे 21 से पहले 20, है ना। यही होता है क्रमागत का मतलब। बट क्वेश्चन ये भी बोला है जब दोनों का गुणा करेंगे तो 210 आएगा, तो दोनों में से किसका गुणा करेंगे, जो 200 दे रहा है ना। 210 किस में से आ रहा है, क्या इसका गुणा करेंगे, क्या 200 आएगा, 210 आएगा क्या, नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। इसका गुणा करेंगे तो ये सिर्फ 42 ही आ रहा है, इसका गुणा करेंगे तो 14 15 ये भी नहीं आएगा, ये दिख रहा है मुझे। क्या ये शून्यम 2 × 2 2 दूनी 4, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, ये होगा क्या। एक काम करते इसको गुणा करके देखते हैं, 15 × 4 = 60 का शून्य हासिल 6, 15 × 15 15 × 6 21, 210 आ गया। गुणनफल बोल ही रहा था क्वेश्चन में कि दोनों संख्या का गुणनफल 210 है, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 26। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यदि माता की आयु 3 गुना उसके पुत्री की आयु के 5 गुने से 26 वर्ष अधिक है और पुत्री की आयु का 2 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री की आयु के बीच कितना अंतर है। तो देखो दोस्तों, ये है उम्र का क्वेश्चन, मतलब एज का। तो यहाँ पे एक माता है और पुत्री है। ओके, तो माता और पुत्री है, तो यहाँ पे माता को मैं x से दर्शाऊंगा, पुत्री को y से। अब क्वेश्चन में जो जो बोला है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। यदि माता की आयु का 3 गुना, माता की आयु का 3 गुना, तो माता की आयु 3 गुना कर लेते हैं। उसके बाद बोला है उसकी पुत्री की आयु के 5 गुना, है ना, 5 गुने से 26 वर्ष अधिक। इसका 5 गुना से 26 वर्ष अधिक, ओके 26 वर्ष अधिक है, तो अब हम इसको बराबर कर लेंगे। तो ये एक पहला इक्वेशन था। वैसे ही दूसरा आगे बोला है पुत्री की आयु मतलब y, तो पुत्री की आयु का 2 गुना, तो ये 2y कर लेंगे। ओहो, इतना आवाज़ दोस्तों, बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं। आप भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते होगे ना, लेकिन क्या करें, झेलना पड़ता है दोस्तों। तो क्वेश्चन में बोला था पुत्री की आयु का 2 गुना, तो पुत्री है y, इसका 2 गुना कर लेंगे 2y। इस फिर हो जाएगा ये आगे बोला है माता की आयु कितनी है, 1 से माता की आयु से 2 वर्ष कम, तो ये 2 वर्ष कम, है ना। कौन है, पुत्री की दुगनी आयु है, तो ये हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, 2y बराबर यहाँ से x निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2y + 2, ये x आ चुका है। ओके, ये x आ चुका है, 2y + 2, x बराबर 2y + 2, तो यहाँ पे x रख लेंगे तो 3, x आ चुका है 2y + 2, यहाँ पे हो जाएगा 5y बराबर 26, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, y + 3 दूनी 6 बराबर, ये प्लस होगा ना, ये प्लस 5y + 26, तो यहाँ से 6y उधर जाएगा, ये 6 उधर जाएगा, 5y इधर जाएगा, तो ये y बचेगा और ये 20 आएगा। ठीक है, कैसे किया मैं, देखो 5y इधर आएगा तो 6y से में से 5y घट जाएगा तो y बचेगा, और ये +6 है, माइनस उधर हो जाएगा, तो 26 में से 6 घट जाएगा तो 20 आएगा, तो y बराबर आ चुका है 20। बट क्वेश्चन में क्या बोला था, तो माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर, मतलब दोनों का अंतर हमें निकालना है। तो अगर ये 20 है तो माता कितनी आ जाएगी, माता यहाँ पे रख लेंगे y बराबर 20, तो 20 दूनी 40, 40 तो 42, तो x आ चुका है 42, मतलब माता आ चुकी है 42। और क्वेश्चन बोला था अंतर, तो दोनों का अंतर आ जाएगा 42 में से 20 घटाएंगे तो 2, 4 में से 2 क्या 2, तो अंतर आ चुका है 22। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अरे ऑप्शन, अच्छा ये 25 25 2 बार लिख दिया हूँ क्या,
तो यहाँ पे 22 आएगा दोस्तों, मैं अब ध्यान नहीं दिया था। तो अंतर आ चुका है 22, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 27। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 25 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ मध्यानुपाती क्या होता है। देखो दोस्तों, अगर कोई संख्या a और b है, इसका हमें मध्यानुपाती निकालना है, तो हम इसका वर्गमूल कर लेंगे, सिर्फ गुणा करके a इंटू बी। ओके, इसी तरीके से हम मध्यानुपाती निकालते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 25 और 16, तो इसका हम मध्यानुपाती कैसे करेंगे? गुणा करके हम वर्गमूल ले लेंगे, 25 गुणा 16, तो ये वर्गमूल से बाहर निकलेगा, तो ये 5 और ये 4, तो 5 चौक 20, ये मध्यानुपाती आ चुका है 20। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 28। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 492 है। यदि उनमें से एक संख्या 82 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको करने का सबसे सिंपल तरीका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला यहाँ पे मैं बता देता हूँ। किसी भी संख्या का, जैसे LCM, दो संख्या का गुणा HCF, दो संख्या का, ये होता है दोनों संख्या का गुणनफल। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे LCM दिया है क्वेश्चन में 492, HCF दिया है 2 और एक संख्या दिया है 82, तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से B बराबर आ जाएगा 492 गुना 2 बटे में 82। तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम, उसके बाद ये कितनी बार में जाएगा? एक काम करते हैं, 41 से कम 41, ओके 41 से कम 41, 8 बचा, 41 दूनी, तो B बराबर आ चुका है 12। तो दूसरी संख्या आ चुका है 12, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 29। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक उत्पाद को 15% छूट के बाद 3400 में बेचा गया, तो मूल अंकित मूल्य कितना था? तो हमें यहाँ पे अंकित मूल्य निकालना है। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका देखो, 3400 जो है ये बेचा गया, तो बेचा कितने में गया? क्वेश्चन ने बोला 15% छूट पर, तो ये 85 में बेचा गया। ओके, और हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो हम यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा मार्क प्राइस। तो यहाँ पे 17 पंचे 85, 17 दूनी 34, ये 200, फिर से इसको काटेंगे 5 चौक 20 और 0, तो मार्क प्राइस आ चुका है 40 गुना 100। तो ये आ जाएगा मार्क प्राइस बराबर 4000। तो कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 30। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 24% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे, तो मैं चाहता हूँ इसको खुद से आप प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस करो। ओके, जब तक ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करो खुद से। अगर नहीं बने तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना, मैं इसका अलग से वीडियो बनाकर इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा 30 क्वेश्चन। अगर फिर भी आपको अगर डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।